गुड मॉर्निंग। मैं दीपेश कुमार। यहाँ डुमराव के क्षेत्र में जीके जीएस का क्लासेस चल रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि जीके में और भी बेहतर होना चाहिए, जितने में अभी आप नहीं हैं, ठीक, तो वैसे में आप डीसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पर कंटिन्यू हम लोग बीएसएससी, बिहार दरोगा और बीपीएससी पीटी के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। क्लियर है? ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आपको लगता है कि इनको जानना चाहिए या इनको समझना चाहिए या इनके विषय वस्तु को समझना चाहिए, तो आप इस पर जाकर देख सकते हैं। क्लियर है? आज जो हम लोग जुड़े हैं ना, तो हम लोग जुड़े हैं पॉलिटी के क्लास के लिए। ठीक है? अगर मैं बता दूं तो पॉलिटी का हमने पहला वीडियो यहाँ पर शेयर कर चुका है। पहला वीडियो, ठीक है? और ये जो पहला वीडियो है, ठीक, ये पहले चैप्टर का है। पहले चैप्टर का है, ठीक। ये जो चैप्टर है, ठीक, तो संविधान सभा का गठन से है। इसमें आप जाइएगा तो लगभग आपको 100 सवालों के संग्रह मिल जाएंगे, ठीक। लेकिन आज जो वीडियो बन रहा है ना, जो वीडियो शूट हो रहा है, उसमें लगभग 2-3 पार्टों में 133 से 163 सवालों तक लगभग हम लोग पहुंचने वाले हैं, ठीक ना। चलिए, ये तो चलिए हो गया मेरे यूट्यूब का बात। आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे ही आप और भी देखना चाहते हैं, ठीक है, तो कंटिन्यू हमारे वीडियो के साथ आप लगे रहिएगा, ठीक ना, कंटिन्यू लगे रहिएगा। बाकी हम लोग अपने सवाल की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे और आराम से। आ जाते हैं इधर। ये जो हमारा वीडियो बन रहा है, हमारे काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर का बन रहा है। और मैं एक बात बता दूं कि अभी जो भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे बीएसएससी का हो, एनटीपीसी का हो, आने वाला बिहार दरोगा का हो, तो उसके लिए काफी अच्छी तैयारी चल रही है। तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर भी सकते हैं, ठीक है। आज हमारा टॉपिक होने वाला है संविधान की प्रस्तावना, विशेषता एवं शोध। एक्चुअली देखिए, प्रस्तावना है क्या? तो प्रस्तावना, उद्देशिका, प्रियम्बल, ये तीनों एक ही चीज है। तो जब हमारा संविधान बन रहा था, तो संविधान कैसा बनेगा और संविधान के विषय वस्तु क्या होने वाले हैं, वो सारी चीज इसमें रखा गया, किसमें? प्रस्तावना में। यानी कि अगर आप कोई बुक खरीदने जाते हैं ना मार्केट से, तो मार्केट का जो पहला पन्ना होता है ना, उस पहले पन्ने को ही हम लोग पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या विषय वस्तु है। तो जो पहला पन्ना है ना संविधान का, और जो पहला पन्ना है किसी भी बुक का, तो दोनों हम लोग प्रस्तावना कह सकते हैं। यानी कि विषय सूची को ही हम लोग प्रस्तावना कह देते हैं। क्लियर? तो इसकी चर्चा हम लोग इस वाले में कर सकते हैं। उसके बाद चर्चा किया है किस चीज का? विशेषताएं का। यानी कि हमारी संविधान की विशेषता क्या है? तो विशेषता है एकल नागरिकता, विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका, विशेषता है हमारी संविधान की संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। उसके बाद संसदीय यहाँ की क्या है? विशेषता है। नेक्स्ट आते हैं, ये स्रोत क्या होता है भैया? तो स्रोत जो है, हमारा संविधान किन किन तत्वों से मिलकर बना है और हमारे संविधान में जो तत्व आए हैं वो कहाँ से आए हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। तो ये तीनों टॉपिक को जोड़कर बहुत सारे एमसीक्यू बनाए गए हैं और ये सारे एमसीक्यू किसी ना किसी सवाल में पूछे जा चुके हैं। तो वैसे में हम लोग एमसीक्यू करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे लगभग 163 के करीब में, ठीक। तो ये सारे हम लोग डील करेंगे धीरे धीरे। चलिए, ये पहला सवाल कह रहा है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया? ठीक है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया? ठीक, तो इसमें कहा जाता है कि गणतंत्र का मतलब होता है जहां पर जनता का शासन हो, कोई भी राजा का शासन नहीं हो। तो वैसे में हम लगा देंगे क्या चीज कि यहाँ राज्य की प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए, निर्धारित अवधि यानी कि 5 साल से अधिक नहीं, कम हो सकता है और आपातकाल की स्थिति में अधिक हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं? निर्वाचित करते हैं। इसका आंसर लगा लीजिएगा क्या चीज? डी। गणतंत्र का मतलब होता है कि जहां पर जनता अपने अधिकारों का प्रयोग करके, अपने वोट का प्रयोग करके और एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और वो प्रतिनिधि एक निश्चित समय के लिए जाकर हमारी सेवा करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। भारत क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। एक्चुअली ये धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता क्या है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता क्या है, ये आगे का ही सवाल है, ठीक। तो जिस देश का अपना कोई भी धर्म ना हो, 3 का ऑप्शन लगा लेंगे ए। देखिए होता क्या है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि जिस देश का अपना कोई भी धर्म ना हो। जैसे भारत, क्या भारत का कौन सा धर्म है आपने कभी डिसाइड करी है?
कभी नहीं। यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं और सारे मिलकर भाई भाई रहते हैं। इतना क्लियर है। चलिए, तो कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है क्या चीज, जिसका अपना कोई भी धर्म नहीं हो। जैसे अगर मैं बात बता दूं कि अगर मेरे खुद का बेटा भी नहीं है और अगर मैं एक अनाथालय चलाऊं तो काफी ज्यादा मन से चलाऊंगा, लेकिन अगर मेरा खुद का बेटा है तो अनाथालय की तरफ हम छोड़कर और अपने बेटे पर ध्यान मतलब करने लगेंगे। वैसे ही ये हमारा धर्म है। अगर प्रॉपर एक धर्म होगा ना, प्रॉपर एक धर्म होगा तो हम लोग उसी धर्म पर टिके रहेंगे, बाकी धर्मों को हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने क्या किया है कि धर्मनिरपेक्ष को इसने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। ठीक, आगे के सवाल में इसी धर्मनिरपेक्ष को कहीं कहीं लिखा रहेगा पंथ निरपेक्ष। तो जो दोनों शब्द है ना, बिल्कुल क्या है, सेम है। दोनों शब्द क्या है, सेम है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जी बिल्कुल है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य करती क्या है, तो किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करती। इतना क्लियर है। भारतीय राज्य किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करती, क्योंकि ये सारे धर्मों को एक नजर से देखती है। एक नजर से, किसी के लिए अलग चश्मा नहीं है। यानी कि किसी के लिए टीन है तो किसी के लिए शीशा है, किसी के लिए मोटा शीशा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो सारे धर्मों को एक नजर से देखती है, समान नजरों से देखती है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गणतंत्र होता है। गणतंत्र, अभी मैंने बताया ना कि गणतंत्र का मतलब होता है जहां पर हम लोग अपना प्रतिनिधि चुनाव करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन लगा लेंगे क्या चीज, डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष जो है वंशानुगत रूप से न हो। अगर अध्यक्ष वंशानुगत हो जाएगा ना तो ये मोदी जी फिर क्या करने आते, फिर तो कोई और ही रहता। ठीक है, अगर मोदी जी आ भी गए तो फिर इनके बाद कौन आता है, इनका बच्चा आता है। क्लियर है। तो हमारा जो राष्ट्र है वो वंशानुगत नहीं रख रहा है, इसलिए हमारे राष्ट्र को गणतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया। ठीक है, एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूं, तो उद्देशिका को ही बाबू बोला गया है क्या चीज, प्रस्तावना। और उद्देशिका और प्रस्तावना को ही इंग्लिश में क्या बोला गया है, प्रीएम्बल। इतना क्लियर है। अब आते हैं, लेकिन इस उद्देशिका में एक बार संशोधन हुआ। क्या हुआ कि एक बार संशोधन हुआ अभी तक बस एक ही बार हुआ है। कब हुआ है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। अभी आप थोड़ा सा रुक जाएंगे, लाइट कट गई है, तुरंत आ जाएगी। चलिए, थोड़ा सा लाइट ने डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मैंने क्या बोला कि जो उद्देशिका है उसी को क्या बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं, और दोनों का इंग्लिशी रूप क्या है, प्रीएम्बल है। क्लियर। ये आया कब, 42वां संविधान संशोधन कब आया, 1976 में। और पूछ रहा है ना मेरे भाई कि निम्नलिखित में से वो 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन किया गया। ठीक है, तो वो है समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी एवं क्या चीज, धर्मनिरपेक्ष। इतना क्लियर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। ठीक, तो घोषित किया गया है, देख लीजिए किसमें, ऑप्शन लगाएंगे सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ऑप्शन लगा लेंगे इसमें सी। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर सवाल कि भारत एक गणतंत्र है। जी बिल्कुल गणतंत्र है। शुरू से तो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि गणतंत्र है, और ये भी सुनते आ रहे हैं कि हम लोग अपने प्रतिनिधि का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। यहाँ पे वंशानुगत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो भारत एक गणतंत्र है, और इसका अर्थ है, क्या अर्थ है, कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। क्लियर ना, ऑप्शन लगा लेंगे क्या चीज, सी। गणतंत्र का मतलब ही होता है लोगों का तंत्र। क्लियर है, और लोगों का तंत्र कहने का मतलब है कि लोगों के पास यह अधिकार है कि कौन व्यक्ति उसके प्रतिनिधि बनेंगे, कौन व्यक्ति उसके पूरे भारत का शासक बनेगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? अभी मैं फिर से एक बात पूछूं तो उद्देशिका को ही हम लोग क्या बोले हैं? हम लोग बोले हैं प्रस्तावना। क्लियर है? उद्देशिका को ही प्रस्तावना बोला और प्रस्तावना को ही हमने क्या बोला है? तो हमने बोला है बाबू मेरे प्रियम्बल। प्रियम्बल इतना क्लियर है? चलिए, तो कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। क्या क्या नहीं है? समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, ये सारे शब्द हैं, लेकिन ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल नहीं है। लोक कल्याण जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य यानी कि एक ऐसा राज्य जो हमेशा कल्याण की बातें करता हो। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन लगा लेंगे हम लोग। क्या चीज? ऑप्शन सी, कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। क्लियर है? लॉकडाउन के समय में जो बिहार था वो अलग ही परेशान था, झारखंड जो था वो अलग ही परेशान था। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ के सारे नागरिकों को कहीं ना कहीं एक अच्छी मात्रा में दवा मिलनी चाहिए, वैक्सीन लगने चाहिए। ठीक है, तो ये सरकार का दायित्व होता है, ठीक, कि वो स्वास्थ्य मुहैया कराए। ठीक है, हमारा जो हेल्थ है ना, हेल्थ ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार हमें मिला हुआ है। इसलिए अभी दिल्ली की हालत बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर्यावरण का लेवल, पर्यावरण दूषित काफी ज्यादा हो चुका है और वहाँ के लोग काफी ज्यादा इससे प्रभावित भी है। क्लियर? अब आते हैं, बात यह है यहाँ राज्य का। पता है, राज्य राज्य में किसी भी बिहार राज्य की बात नहीं कर रहा। LIC भी क्या है? अपने आप में क्या है? एक राज्य है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी क्या है? अपने आप में राज्य है। अगर मैं जियो कंपनी की भी बात करूं तो वो भी क्या है? राज्य है। और राज्य जो है ना, अपने नागरिकों को, अपने लोगों को स्वास्थ्य मुहैया कराने में कभी भी पीछे नहीं हट सकता। क्लियर है? 11 नंबर आते हैं। कह रहा है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। क्यों माना जाता है मेरे भाई? क्योंकि बार बार मैं बता रहा हूं ना कि यहाँ पर चुनाव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या लगा देंगे? ऑप्शन ए। ठीक है, कि राजाध्यक्ष का क्या होता है? चुनाव होता है। यहाँ के जो राजा होते हैं ना, उनका चुनाव कौन करती है? तो भारत की जनता करती है। क्लियर ना? इसलिए हम इसको, भारत को क्या बोल रहे हैं? एक गणतंत्र बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, आपको पता है ना मेरे भाई कि प्रस्तावना को ही हम लोग उद्देशिका बोले हैं, प्रस्तावना को ही हम लोग प्रियम्बल बोले हैं। प्रस्तावना जो है उसके शब्दों में कुछ फेरबदल हुआ है, लेकिन टोटल कितनी बार हुआ है? मात्र एक बार। क्लियर? हाँ, तो प्रस्तावना में निम्नलिखित में से हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? लगा लेंगे, लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन इसका लगाइएगा ए, कि भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में क्या है? निहित है। भाई ये सिर्फ जनता में निहित है, लेकिन ओरिजिनल यूज तो भारत के ये नेता लोग कर रहे हैं। ठीक है, जब जनता अपने अधिकार का डिमांड करती है तो फिर दिक्कत हो जाता है। क्या से? अभी BPSC के बारे में इतना सारा हंगामा हुआ, बहुत बड़े बड़े टीचर क्या हुए? जेल में चले गए। लेकिन हुआ क्या कि BPSC तो कह रहे हैं कि मैं सारा कहीं ना कहीं बच्चों का बात मान रहा हूँ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। BPSC का जो मन है ना वो कर रही है। और बिहार के जो स्टूडेंट है ना, वो इतनी ज्यादा मजबूत है कि तुमको जो करना है कर लो, तुम सिर्फ टाइम पर एग्जाम ले लो, सिर्फ टाइम पर एग्जाम ले लो, और उसके बाद देखो कि कितना उखाड़ कबाड़ हो रहा है। बात आ रही है समझ में? ये BPSC है जो अपनी मनमानी कर रही है, और ये बिहारी स्टूडेंट है, बिहारी कैंडिडेट है, जो अभी भी ठोक बजा के अपनी जगह पर है। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं प्राउड भी होना चाहिए कि हम बिहारी हैं। भाई झुकेंगे नहीं BPSC, लेकिन तुमको जरूर झुकाएंगे एक दिन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर सवाल की तरफ। ठीक है, 13 नंबर कह रहा है कि समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ, ठीक है, समाजवाद का अर्थ होता है कि ऐसा चीज जो हमारे पूरे समाज में फैले हो और कहीं ना कहीं एक चीज से पूरे समाज का क्या हो? निर्माण हो। वैसे भी इसका उत्तर लगाएंगे हम लोग। क्या चीज? ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ठीक है, समवर्ती सूची आया कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से, ये लगाएंगे। और ये जो सवाल है ना, ये कहां से है? तो संवैधानिक स्रोत से। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि ये जो स्रोत है वो उसमें सवाल कैसे आएंगे कि आपात कहां से आया है? जर्मनी से। वित्तीय आपात कहां से आया है? वित्तीय आपात अमेरिका से। मूल अधिकार कहां से है? अमेरिका से। लेकिन मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य कहां से है? रूस से है। ठीक, वैसे ही प्रस्तावना कहां से आया है? अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से। तो ऐसे ऐसे अगर सवाल है तो वो उठ के आते हैं कहां से? स्रोत से। ठीक, तो ये लगा लेंगे कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। आपको पता होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में सूचियों कितनी है? सूची कितनी है? तो सूची है 3। एक होता है बाबू संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, और एक तीसरा जो है उसी को कहते हैं क्या चीज? समवर्ती सूची। इतना क्लियर है? नेक्स्ट, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? देखिएगा, बहुत काफी खूबसूरत सवाल है। देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा कहेगा ना तो हो जाएगा क्या चीज? प्रस्तावना। इसी प्रस्तावना को हम लोग क्या बोले हैं? इसी प्रस्तावना को हम लोग बोले हैं उद्देशिका। इसी प्रस्तावना को हम लोग बोल देते हैं क्या चीज? प्रियम्बल। प्रियम्बल, इतना क्लियर है? लेकिन जब क्वेश्चन बदल देगा, क्वेश्चन कह देगा कि हमारे संविधान में किस अनुच्छेद को आत्मा कहा गया है, तब जाकर हो जाएगा अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद कितना? 32। अनुच्छेद 32। बात आ रही है समझ में? अनुच्छेद 32 का संबंध जो है ना वो भीमराव अंबेडकर से है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, आपको काफी बेहतरीन सवाल मिलेंगे, इतना बेहतरीन ना कि भाई एकदम मजा आ जाना है, एकदम रैपचिक क्वालिटी आपका तैयार होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा कलर डिसाइड करें क्या हम लोग? कलर मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है आपको? ठीक, चलिए। कह रहा है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। जी बिल्कुल, कितना बेहतरीन सवाल है। कि संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है किससे? कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु। क्लियर है? तो स्टार्टिंग कहां से हो रहा है? कि हम भारत के लोग शब्दों से शुरू हो रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं दिखता है? किस क्रांति का? तो भैया सबका दिखता है, लेकिन चीनी क्रांति का कोई भी चीज नहीं दिख रहा है। यहां से देखिए, फ्रांसीसी क्रांति हुई कब? 1789 में। अमेरिकी क्रांति हुई कब? 1776 में। और बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1917 में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसी बोल्शेविक को कहीं ना कहीं बोला गया है रूसी क्रांति। रूसी क्रांति। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 18 पर। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत है। भारत क्या है मेरे भाई? भारत क्या है? तो भारत है, देख लीजिए, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। इस सवाल को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे। मूल भारतीय संविधान, जो हमारा शुरू में संविधान बना था ना, ये उसकी चर्चा कर रहा है कि जो हमारा मूल संविधान बना था उसमें क्या क्या चर्चाएं थी। तो प्रभुत्व संपन्न था, लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। लेकिन अभी जो वर्तमान का जो संविधान है, वर्तमान का यानी कि 1976 के बाद, तो 1976 के बाद देखिए इसमें क्या आया? समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता।
ये तीन शब्दों को क्या किया, जोड़ा। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं कि मूल भारतीय संविधान में तो हो जाएगा प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक, लेकिन वर्तमान के संविधान में यानी कि 1976 के बाद के संविधान में क्या जोड़ा गया है, तो जोड़ा गया है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर, कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं आदर्शों को, यानी कि जो भी चीज है उसको हम देखेंगे कहाँ पर बाबू, प्रस्तावना में। एक्चुअली प्रस्तावना है क्या, तो प्रस्तावना जो है ना वो है विषय सूची। मैंने पहले भी बताया, क्या बताया कि अगर किसी बुक का पहले पन्ने की अगर आप बात करें ना, तो उस पहले पन्ने में लिखा होता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, सॉरी उस पन्ने में लिखा होता है कि बुक का उद्देश्य क्या है, जो आप बुक खरीद रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है। तो वैसे ही जो हमारा संविधान है ना उसमें क्या, उसका क्या उद्देश्य पहले पन्ने में ही लिखा हुआ है, और वो कहाँ पर है, प्रस्तावना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर, कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। जब आप एग्जाम में बैठे हैं ना तो सबसे पहले नहीं को पकड़िए और उसको हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि ये ना होते हुए भी काफी बेजोड़ चीज है, इतना बेजोड़ चीज है ना भाई, जब डसेगा ना तो आ आह करके बस खाली आवाजें आती रहेंगी, लेकिन इसका दर्द आप दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो मैं बात बता दूं, धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया, समाजवादी को जोड़ा गया, एकता और अखंडता को जोड़ा गया, जबकि गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया। क्लियर है, तो जो हमारा उत्तर है वो बन जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर, ऑप्शन सी। लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, बार बार आ रहा है, लाइट थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमें डिस्टर्ब होना नहीं है, ये तो बस छोटी सी परीक्षा है, अभी बहुत बड़ी परीक्षा जो है वो सामने पड़ी हुई है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन हो जाएगा सी, नहीं जोड़ा गया। लेकिन जोड़ा किसे किसे गया, धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया, जोड़ा किसे गया, समाजवादी को जोड़ा गया, जोड़ा किसे गया, तो एकता एवं अखंडता को। 21 नंबर सवाल है, ठीक है, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। काफी बेहतरीन सवाल है, बिल्कुल लॉजिकल सवाल है। ठीक है, तो 21 नंबर का जो उत्तर है आप लगाइएगा, देखिएगा, लगा लीजिए आप बी, कि जो हमारा समाजवादी है, जो हमारा धर्मनिरपेक्ष है, उसको 1950 में नहीं, कब, 1976 में जोड़ा गया, और जो संशोधन था वो कौन सा था भाई मेरे, 42वां। क्लियर है, नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर, कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है, किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो लगा लेंगे इसका 22 नंबर का, 22 का हो जाएगा डी। देखिएगा, राजतंत्र लिखा है, बिल्कुल नहीं, राजतंत्र लिखा है, बिल्कुल नहीं, लोकतंत्र तो लिखा है, लेकिन साथ में लगा दिया क्या चीज, वंशानुगत, ये भी बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक गणतंत्र, ये इसी को इसने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 23 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है, किस रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो इसमें से लगा लेंगे हम लोग, ऑप्शन लगा लेंगे, ऑप्शन लगाएंगे सी। एक बार फिर से देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है, आर्थिक लोकतंत्र। ठीक है, क्यों, क्योंकि फिर यहाँ राजतंत्र शब्द आया, यहाँ राजतंत्र शब्द आया, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें है। आपको पता होना चाहिए कि सर्वोच्च सत्ता जो है वो किसमें है भाई,
तो भारत की जनता में। और जो हमारा प्रस्तावना है वो शुरू होता है, किससे शुरू होता है? तो हम भारत के लोग से। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन लगा लेंगे, क्या चीज? जनता। नेक्स्ट आते हैं कि भारत की संप्रभुता, बिल्कुल सही, एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये काफी बेहतरीन सवाल है। ठीक, काफी बेहतरीन सवाल है। 25 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए है क्या, तो इसमें ना आप लगा लेंगे ऑप्शन ए। लेकिन जब आप पढ़िएगा नीति निर्देशक सिद्धांत, तो इसमें सिर्फ अखंडता का चर्चा किया गया है, सिर्फ अखंडता का, संप्रभुता एकता का चर्चा नहीं है। ठीक, तो इसमें आप ऑप्शन लगा लेंगे, क्या चीज? ऑप्शन लगाएंगे ए। नेक्स्ट 26 नंबर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। कहाँ पर उनकी व्याख्या मिलता है भाई? तो देखिए कहाँ कहाँ व्याख्या मिलता है। मूल अधिकार में मिलेगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में मिलेगा, और फिर कहाँ मिलेगा? मूल कर्तव्य में मिलेगा। इतना क्लियर है। 26 का लगा लेंगे ऑप्शन, क्या होना चाहिए? ऑप्शन होना चाहिए सी। नेक्स्ट 27 कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, आपको पता होना चाहिए कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो कब आया है भाई मेरे? तो 13 दिसंबर 1946 को। क्लियर है? सॉरी 76 में लिख दिया, यहाँ पर हो जाएगा 46 में। अभिव्यक्ति विचार में भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णता शामिल किया गया? तो इसको शामिल किया गया पूर्णता कहाँ पर? तो किया गया प्रस्तावना में। और यही प्रस्तावना जो है वो बन गया था क्या चीज? उद्देशिका। उद्देशिका। इतना क्लियर है। लेकिन मेरी तरफ से एक मेरा सवाल कि उद्देश्य प्रस्ताव आया तो 13 दिसंबर को, लेकिन पारित कब हुआ? ठीक है, ये भी सवाल बनेगा और पीछे वाले चैप्टर में हो भी चुका है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 28 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? 28 में क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो आप लगा लीजिएगा ऑप्शन ए, संविधान का स्रोत जो है वो स्पष्ट नहीं होता है। क्या क्या होता है देखिएगा, शासन के ध्येय का विवरण, यानी कि हमारा शासन का क्या उद्देश्य है, अगर हम लोग आपका प्रतिनिधि बनेंगे तो किस उद्देश्य से आपकी सेवा करेंगे, ये चीज है। संविधान को लागू करने की तिथि, लागू करने की तिथि पता है, देखिएगा पूर्णतः लागू हुआ है आपको 26 जनवरी 1950, लेकिन 26 नवंबर 1949 को पता है कि अर्ध लागू हो चुका था, अर्ध लागू हो चुका था। क्लियर है? संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की तिथि भी क्या है? तो 26 नवंबर 1949 है। इसलिए आप ऑप्शन लगा लेंगे, क्या चीज? ऑप्शन ए। नेक्स्ट 29 नंबर, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? ठीक है, देख लीजिए क्या उद्घोषित नहीं करता है। ठीक, सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, जी बिल्कुल ठीक है, प्रतिष्ठा अवसर की क्षमता। ऑप्शन जो है, ऑप्शन लगा लेंगे, ऑप्शन लगाइएगा डी। 29 का ऑप्शन लगा लीजिएगा आप डी। ठीक है, कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि ना, इसका कोई गारंटी नहीं देता है, कोई गारंटी नहीं देता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं देता है। 30 नंबर आते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? मैंने क्या बताया है कि जब भी देश का नाम आएगा ना तो हम लोग बन जाएंगे भाई, भा फॉर भारत, ई फॉर इंडिया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन लग जाएगा सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? किसके द्वारा है मेरे भाई? यानी कि भारतीय संविधान को किसने एक्सेप्ट किया है? तो भारत की जनता ने। और भारतीय संविधान में प्रस्तावना शुरू होता है किसी से? तो हम भारत के लोग से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं भारत की, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है? अभी तो सवाल आया था, तो भारत की जनता में ही उनकी सब पूरी संप्रभुता निहित होती है। ठीक, नेक्स्ट
भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। यानी कि अंगीकृत मतलब होगा कि अपना अंग बना लिया गया। कब बनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मर्पित किया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। क्लियर? नेक्स्ट आते भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो बाबू तैयार होने की बात कर रहा है ना, तो ये डेट क्या है? 26 नवंबर 1949 को। एक सवाल और कह देगा कि संविधान को अंतिम बार पढ़ा गया, अंतिम बार पढ़ा गया, और अंतिम बार पढ़ने के बाद ना 26 नवंबर 1949 को ही आधा लागू हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 35 कह रहा है कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया। ठीक है, तो आप लगाएंगे 26 नवंबर 1949 को। अब इस सवाल में कोई दम नहीं है। ठीक है, 36 नंबर विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान क्या है भाई? इसका उत्तर भी लगेगा या फिर बाकी है? ठीक है, सबसे बड़ा और व्यापक संविधान जो है वो भारत का है, भारत का है। रीजन क्या? तो रीजन बड़ा होने का देखिए, हम लोग जहां भी गए, जिस देश में गए, लगभग हम लोगों ने 63 देशों का हमने क्या किया है? हमने विचरण किया, हमने घूमा, 63 देशों में हमने घूमा। ठीक है, 63 देश से जो जो चीज हमें मिले ना, हम सब कुछ उठा के लेते चले आए। और आपको एक कंसेप्ट भी याद होगा, या कंसेप्ट आपने कभी देखा होगा कि जिस व्यक्ति के घर में छठ नहीं होता है ना, उसमें प्रसादी खूब ज्यादा आ जाएगा, तनी सा और कर करके सब दे देगा। ठीक, इसलिए इतना हो जाएगा बड़ा। वैसे ही संविधान बनाने के समय हमें ये नहीं पता चला कि हम क्या लें क्या छोड़े, इसलिए हम लोग सब धीरे धीरे उठाते गए और संविधान इतना बड़ा हो गया ना कि अभी संभालने लायक नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान जो है अंशतः कठोर, अंशतः लचीला है। ठीक है, यानी कि जब आप इसको घुमाओ तो घूम गया, जब घुमाना चाहो तो नहीं घुमा। यानी कि किसी व्यक्ति के लिए लचीला है, किसी व्यक्ति के लिए क्या है? कठोर है। अब देखिए होता क्या है कि अनुच्छेद जो 72 है ना, अनुच्छेद 72 ये राष्ट्रपति का क्या है बाबू? तो क्षमादान है, क्षमादान। ठीक है, राष्ट्रपति का क्या है? क्षमादान है। तो क्षमादान क्या करता है कि पूरे संविधान को लचीला घोषित कर देता है, और राष्ट्रपति अगर क्षमादान पे नहीं माने तो पूरे संविधान को कठोर घोषित कर देता है। जैसे अगर मैंने कोई गलती करी, तो संविधान में ये उल्लेखित है कि राष्ट्रपति को मैं खत लिखूं, खत लिखने के बाद मैं माफी मांग लूं, तो जो मेरा सजा होगा ना, शायद वो कम हो जाएगा उनके कहने पर। तो अगर सजा कम हुआ तो मेरे लिए संविधान क्या हो गया? नॉर्मल हो गया, लचीला हो गया। लेकिन जब मैं सजा मांगू और सजा नहीं मिले तो हम बोलेंगे ना कि कितना यहाँ का लोग निर्दयी है, संविधान कितना निर्दयी है। ठीक है, तो किसी के लिए अंशतः कठोर है तो किसी के लिए अंशतः लचीला है। 38 नंबर आते हैं, कह रहा है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है? अभी तो यही सवाल है, लेकिन सिर्फ शब्दों को इसने क्या किया? घुमा दिया। ऑप्शन लगाएंगे क्या चीज? सी, नम्य अनम्य। नम्य का मतलब जो झुक जाए, अनम्य का मतलब जो झुके नहीं। ठीक है, आप मुझे ये बताएंगे, कमेंट करके ये बताएंगे कि जो हमारे पुष्पा भाव है वो नम्य है कि अनम्य है? जो हमारा पुष्पा भाव है, ठीक है, वो नम्य है कि अनम्य है? कमेंट करके मेरे को बता देंगे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 39 नंबर। क्या रहा है 39 कि भारत जो है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है? तो राज्यों का यूनियन माना गया है, यूनियन माना गया है। अगर कहता कि राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का फेडरेशन, तो जी बिल्कुल नहीं, राज्यों का फेडरेशन नहीं माना गया है। क्या माना गया है? यूनियन माना गया है। क्यों? क्योंकि यूनियन टूट के बिखर के अलग नहीं हो सकते, जबकि फेडरेशन जो है वो टूट के अलग हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं फेडरेशन इन द सेंस लड्डू, लड्डू को पटक दो सारे अलग हो जाएंगे, यूनियन को पटक दो यानी कि रसगुल्ले को पटक दो अलग नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 40 नंबर कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई?
इसका मतलब क्या होता है कि उस राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है। तो ऑप्शन क्या लगा लेंगे, ऑप्शन लगाएंगे बी। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही होता है कि जिस देश का या जिस राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं। क्लियर। 41 पे आते हैं कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वकीलों का स्वर्ग। काफी बेहतरीन सवाल है। क्यों भाई, जितना ज्यादा नियम होना उतने ज्यादा लोगों को फंसना, और जितना ज्यादा नियम होना उतनी ही लोगों का अनभिज्ञता होना, यानी कि लोग जान ही नहीं रहा है। तो जब जान नहीं रहा है तो वैसे में हम क्या करेंगे, वकील को हायर करेंगे, और वकील हमसे क्या करेगा, तरह तरह के नियम बताएंगे, और तरह तरह के क्या करेंगे, पैसे भी धीरे धीरे वो खसका लेंगे। तो वैसे में वकीलों के लिए क्या है, वकीलों के लिए क्या है, तो स्वर्ग है। एक बात मैं बताता हूँ, ठीक है, देखिएगा। एक पुलिस वाला चाहता है, एक पुलिस वाला चाहता है कि डेली कहीं ना कहीं लड़ाई हो, ठीक है, डेली लड़ाई हो। क्यों, क्योंकि पुलिस को उस लड़ाई से फायदा है, ठीक है। एक डॉक्टर चाहता है कि उसके घर में डेली बीमार हो, डेली कोई ना कोई बीमार हो। क्यों, क्योंकि भाई उसकी बीमारी से ही उसका खर्चा चल रहा है, ठीक। वैसे ही एक वकील चाहता है कि उसके घर में क्या हो, कला हो। ऐसा भी क्यों, क्योंकि उसकी कला से उसका पेट चल रहा है। जबकि एक टीचर चाहता है, एक टीचर चाहता है कि उसके घर में क्या हो, हर एक व्यक्ति शिक्षित हो, हर एक व्यक्ति शिक्षित हो। क्यों, क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित हो रह जाएगा तो शायद उस टीचर का उससे कुछ फायदा मिल जाए, उसका पेट पल जाए। क्लियर है। तो सबका भाई इंपॉर्टेंस अलग अलग है, ठीक ना, सबका इंपॉर्टेंस अलग अलग है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ, तो 41 का आप लगा लेंगे क्या चीज, बी। 42 कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, तो आप लगा लेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं लघु संविधान, लघु संविधान कहा गया है। कितना क्लियर है, लघु संविधान कहा गया है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं 43 नंबर। 43 क्या रहा है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, कहाँ की शासन व्यवस्था जो है वो अपनाई गई है, ठीक है। तो 43 का लगा लेंगे, 43 का लगा लेंगे, जो हमारी शासन व्यवस्था है ना भाई, जो हमारी शासन व्यवस्था है वो हो जाएगा, ऑप्शन लगा लेंगे इसमें बी, ऑप्शन लगा लेंगे बी, ब्रिटिश। देखिएगा, देखिएगा हमारी जो संसदीय प्रणाली है ना, जो हमारी संसद है वो उठ के आया है, कहाँ से उठ के आया है, ब्रिटेन से, ब्रिटेन से, ब्रिटेन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। जो हमारी राजनीति व्यवस्था है ना, जो भारत है, और भारत में सबसे ऊपर रखा गया है किसको, संविधान को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 कि भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है, देख लेते हैं। तो वृहद होने का कारण क्या है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का क्या होना, संविधान होना। क्लियर है। देखिए है क्या, एक नियम पूरे केंद्र के लिए बना है, एक नियम पूरे राज्य के लिए बना है, और जब दोनों नियम बन गए ना तो बुक जो पतली होने वाली थी वो बुक हो गई मोटी। क्यों, क्योंकि केंद्र का नियम भी अलग है और राज्य का नियम भी बिल्कुल अलग है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आते हैं 46 पर। 46 कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। अभिभावक यानी कि हमारे संविधान को बचाने का काम कौन करता है, क्लियर करने का काम कौन करता है, तो ऑप्शन लगा देंगे क्या चीज, ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। 47 भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी निर्धारित की गई है भाई, ठीक है। लड़का जवान हो गया कितने सालों पर, 18 वर्षों पर, 18 वर्षों पर वोट देने का अधिकार, लेकिन वोट लेने का अधिकार 21 वर्षों पर, ठीक है। और ब्याह करने का अधिकार किस उम्र पर आता है, बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 48 भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, ठीक है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। 48 नंबर लगाएंगे मेरे भाई,
48 नंबर लगाएंगे, 48 नंबर लगाएंगे। ठीक, तो भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता मैंने बताया ना कि हमारे संविधान की कुछ विशेषता है, और विशेषता में देखिए क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है। दोहरी नागरिकता तो भाई भारत के पास बिल्कुल नहीं है। दोहरी नागरिकता का जो संबंध है ना वो कहाँ से है, अमेरिका से है। और भारत के पास कौन सी नागरिकता है, तो भारत के पास है एकल एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। इतना क्लियर है। केंद्र में संपूर्ण शक्ति ना, ये भी नहीं है। ठीक है, शक्तियों का एकीकरण नहीं, विभक्तिकरण। 49 नंबर आते हैं कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है, तो क्या दिया गया है बाबू, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। थोड़ा देखिएगा, 1 घंटा तो ना हो गया है ना, टाइम देखिएगा, टाइम कह रहा है 50 नंबर। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, ठीक है, तो सूचियां कितनी है, सूचियां जो है 3 है। मैं फिर से बता दूं कौन कौन सी। एक है बाबू संघ सूची, एक है संघ सूची, दूसरा कौन सा है, राज्य सूची, और तीसरा कौन सा है, तीसरी है समवर्ती सूची। इतना क्लियर है। पीछे वाले में आ चुका है कि जो समवर्ती सूची है वो कहां से लाया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट 51 नंबर कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, कहां से भाई, आखिर संविधान को इतनी शक्ति मिली कहां से, तो संविधान को शक्ति मिली है कहां से भाई मेरे, तो भारत की जनता से, यानी कि भारत की जनता ने उसको शक्ति दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट 52 भारत में वैध प्रभुसत्ता नहीं थे, वैध प्रभुसत्ता यानी कि जो हम लोग वैधानिक रूप से अपना सत्ता ग्रहण करते हैं ना, वो कहाँ से है, ठीक है, तो लिखेंगे संविधान से। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, डी, ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, ऑप्शन लगाएंगे डी, कुछ एकात्मक कुछ कठोर, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। ठीक है, संविधान की संरचना, अब ये क्या कह रहा है, ये तो वही बात है ना कि हमारा जो संविधान बना है क्या कठोर बन गया है, ना जी ना। क्या लचीला बन गया है, ना, बिल्कुल ना। तो हमारा जो संविधान बना है वो कैसा बना है, तो आधा कठोर आधा लचीला। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा कहां से आई है, तो लिखित संविधान की अवधारणा ये कहां से, फ्रांस से। ऑप्शन लगाएंगे ए। देखिएगा, अवधारणा पूछा है, संविधान की अवधारणा, तो हो जाएगा क्या चीज, फ्रांस। लेकिन सबसे पहला लिखित संविधान पूछेगा तो हो जाएगा क्या चीज, अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। 54 तक आगे बढ़ गए हैं। 55 क्या रहा है, क्या रहा है, ठीक है, चलिए इतना तक रहने देते हैं। फिर 55 से जो क्वेश्चन है वो हम लोग आगे वाला, यानी कि ये पार्ट 1 बनेगा, और नेक्स्ट जो है वो कौन सा वीडियो बनेगा, पार्ट 2 बनेगा। ठीक है, इतना बने के लिए धन्यवाद। आगे भी हम लोग इसमें कुछ जानेंगे।